बिल्कुल। मेरा कहना है कि शिक्षक को आप शिक्षक रहने दीजिए ना। जिन शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, जिसको कबीर ने कहा कि गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए, जिनको ईश्वर से ऊंचा स्थान प्राप्त है, उसको कोई सामाजिक रूप से जलील करे, उसको कभी भी बर्दाश्त। के पाठक ने तो जो किया वो आप ही लोग चलाए हैं। देखिए सदन के अंदर में शिक्षक को गाली देते हुए वीडियो सुने थे ना जी, आप सुने थे ना? बिल्कुल, आप बता रहे हैं, शिक्षक को गाली दे, शिक्षक को गाली देते थे, प्रतिदिन भीसी करते थे, और भीसी में प्रतिदिन वह अधिकारियों को गाली देते थे। तो ये सब चीज तो सार्वजनिक रूप से उन्होंने तो गाली, मुझे लगता है कि उनकी परवरिश जो हुई थी उस परवरिश में कुछ कमी रह गई थी, उनकी परवरिश सही तरीके नहीं हुई थी। अगर परवरिश अच्छी होगी तो बताइए, मैं अब शब्दों का प्रयोग करूंगा गुरुजनों के लिए। ठीक है, आप अधिकारी हैं, आपकी हैसियत क्या है? आप सामान्य से इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट थे, हमारे इतने शिक्षक हैं, पीजी पीएचडी के, आईएएस हैं। आईएएस है तो क्या हो जाता है? आईएएस में से कोई भगवान हो जाता है क्या? आईएएस को कौन पूछता है? किस आईएएस के बारे में बता दीजिए जिस आईएएस के बारे में। काबिल होते हैं आईएएस लोग। क्या होते हैं? काबिल होते हैं। काबिल होते हैं। कौन सी काबिलियत है इनके पास में? कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना आसान कहाँ है? प्रतियोगी परीक्षा। अच्छा, प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर जाना अगर जीवन का मापदंड होता तो इस देश में केवल आईएएस लोगों का इतिहास पढ़ाया जाता। गांधी का इतिहास क्यों पढ़ाते हैं लोग? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर जाना ये महत्वपूर्ण नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी रट करके पास कर लेगा, कोई भी पढ़ करके पास कर लेगा। आप किताबी ज्ञान आपने हासिल कर ली, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर गए तो क्या आप जीवन के समाज में सोसाइटी की परीक्षा को आप पास कर लिए? भगवान बुद्ध के पास कौन सी डिग्री थी? कौन सा कंपटीशन पास करके आए थे? तुलसीदास के पास कौन सी डिग्री थी? कबीर ने तो कहा कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। जो कागज कलम को छुआ नहीं था उसके विचारों पर आप शोध कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ हत्या कराना। देखिए अभी मैं बताता हूँ, अभी उस दिन राम वृक्ष बेनीपुरी जी की जयंती थी और मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड में बेनीपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। राम वृक्ष बेनीपुरी जी के जन्मभूमि पर मैं गया था उनको नमन करने के लिए। जब मैं वहां गया तो एक विद्यालय में मुझे लोग कहे कि यहाँ पर विद्यालय है, जरा सा चलिए। मैं गया, उस विद्यालय का वीडियो हमने ग्रेड करके तब उस हालत में है, तो पहले किस हालत में है। और हम वहां पर गए थे, आपको पता है जो बेंच डेस्क हमने दिखाया, उस बेंच डेस्क के सप्लायर ने फिर जो लोग हमारे साथ गए थे उन लोगों को धमकी दी। आप देखिएगा अभी बड़ी बड़ी लड़ाई होगी, आपके चैनल के माध्यम से आवाज नो तक भी पहुंच जाएगी। बहुत बड़ा रैकेट है। आप शिक्षा भवन में सरगना कौन है इस रैकेट का? जो लोग भी पदाधिकारी हैं और जो ये सब किए हैं, करवाए हैं, तो वही लोग इसमें इन्वॉल्व है, वही लोग कर रहे हैं। जितना ठेकेदार है सब मोटा मोटा चैन सिक्कर पहने हुए सब रहेगा, सोना का सब, और सब अपराधी टाइप का लोग रहता है, वही सब समरसेबुल करवाया है, वही सब ये सब खेल तमाशा सब किया है। साधारण लूट है। तो ये कहां से आ गया कि के पाठक मेरी हत्या करवाना चाहते हैं? हमने लूट का विरोध किया। जब हमने लूट का विरोध किया तो उन्होंने मुझको सस्पेंड कराया, और सस्पेंड जब कराया तो मेरा हेडक्वार्टर उन्होंने मैं नियोजित शिक्षक था, बिल्कुल थे, प्रखंड शिक्षक। तो प्रखंड शिक्षक का दायरा प्रखंड था ना, तो हमारा ये क्या किया कि हेडक्वार्टर बदल करके कर दिया सकरा, घर से 40 किलोमीटर दूर। आखिर जब आप कोई भी नियोजन इकाई अगर किसी को सस्पेंड करेगी तो नियोजन इकाई अपने ही नियोजन इकाई के क्षेत्राधीन, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने वहां नहीं करके और 40 किलोमीटर दूर भेज दिया। मैं वहां ज्वाइन नहीं किया। क्या साजिश थी? इसलिए कि घर से दूर आए तो रास्ते में आते जाते हत्या करा दें, आते जाते हत्या करा दें। बिल्कुल। और इसमें सारे पदाधिकारी इन्वॉल्व थे। आप मुजफ्फरपुर के डीओ को आपने देखा कि एक शिक्षक के साथ जाकर के मारपीट किया और टीचर को डिसमिस कर दिया गया है। वह टीचर 3 स्कूल को मॉडल स्कूल बनाया है जिसको डिसमिस किया गया है। यही सुशासन की सरकार, क्योंकि वह व्यक्ति केवल समरसेबुल गाड़ने से मना कर दिया, कहा कि हमारे यहाँ पहले से समरसेबुल है, दोबारा नहीं गाड़ेंगे। बस इतनी सी बात पर जबरदस्ती समरसेबुल गाड़ी है, क्योंकि 2,64,000 रुपया उसमें से निकाल लेना है। तो ये खेल बेल चल रहा था। हम इन चीजों का विरोध किए, लेकिन आप भी कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देते थे कि मामले को और पेचीदा कर देते थे। हमें याद है आपने एक पोस्टर लगवाया था ब्रिजवासी जी, साफ साफ कहा था उस पोस्टर में कि ये नियोजित शिक्षकों का घर है और यहाँ पर कुत्ते को और महागठबंधन के नेताओं का आना वर्जित है। बड़ा मुस्कुरा रहे, आप भी कम नहीं है। लेकिन अच्छा एक चीज बताइए कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है, देखिए मैट्रिक जब पास किए थे तो मैट्रिक पास होने के बाद में सर्टिफिकेट, उस मोनोग्राम को पढ़िए, उस पर क्या लिखा है? अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठतः ससरंग धनु। उसका अर्थ यही है। उसमें एक युवक की तस्वीर दिखाई गई है, हाथ में पुस्तक है, पीठ पर तीर कमान है। बहुत सारे लोग राम का प्रतीक मान लेते हैं, किंतु राम की किसी तस्वीर में हाथ में पुस्तक आपको नहीं मिलने वाली है।
उस तस्वीर में आप देखेंगे कि वह की तस्वीर है, वह राम नहीं है, बस एक प्रतीक मात्र है। और उसमें लिखा है अग्रतः सकलम शास्त्रम, आगे सकल शास्त्र रखिए, पृष्ठतः सशरंग धनु, और पीठ पर तीर कमान भी रखिए। कहा कि किसी को भी पहले शास्त्र से समझाइए, और शास्त्र से न समझे तो शस्त्र से भी समझा देना चाहिए। इतनी बात मैट्रिक पास करने के साथ ही सीख लेना। तो पार्टी है जो लोग कल तक घरियाली आंसू बहा रहे थे शिक्षकों के लिए, और शिक्षक मर रहे थे प्रतिदिन, और प्रतिदिन शिक्षक एक्सीडेंट में मर रहे हैं। शिक्षिकाएं बेतिया में रात बिता रही थी स्कूल में। बिल्कुल बिल्कुल। आप इस तरीके से लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे, तो घरियाली आंसू बहाने वाले धोखेबाज लोगों को धोखेबाज ना कहूं तो क्या कहूं? जिसने धोखा दिया उसको धोखेबाज कहूंगा, और हमेशा इनको हम आईना दिखाते रहेंगे। हम ये लोग, लड़ाई आगे चलेगी। गोरख पांडे एक रचनाकार हुए भोजपुरी में, उन्होंने रचना की है, और उन्होंने उस रचना में लिखा है, क्रांति के रागनी हम त गईबे करब, केहू का ना सहाला त हम का करी, केहू का ना सहाला त हम का करी, झंडा क्रांति हवा में उड़ैबे करब, केहू जरी के बुताला त हम का करी, केहू जरी के बुताला तो हम का करी। अभी भी हम का करी, तो क्या करेंगे? अब जिसको बुरा लगता है लगे। धोखेबाज को धोखेबाज कहूंगा, चोर को चोर कहूंगा, भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कहूंगा, हत्यारा को हत्यारा कहूंगा। ये कातिल है, शिक्षकों का खून बहाया है। हम इस व्यक्ति को कभी भी, मैं तो कभी भी व्यक्ति को माफ नहीं कर सकता। के पाठक को कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं। 200 से ज्यादा। आप सोचिए जी, हम भारत के लोग हैं, इस मातृभूमि, ये भारत माता इतनी ऊर्जावान धरती है यहाँ की। पूरी दुनिया के अंदर भारत की जो मिट्टी में उर्वरता है, और जिस प्रकार के वीरों को यह धरती पैदा करती रही है, ऐसी धरती पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। हक बात है। क्यों? एक सैलानी आता है और वो पहुंचता है राजस्थान, और राजस्थान में वहां की मिट्टी को अपने थैले में भरता है। एक पत्रकार जाकर उससे पूछता है कि आप मिट्टी थैले में क्यों भर रहे हैं? तो वह कहता है कि मैं पूरे दुनिया में घूमा, लेकिन हिंदुस्तान की मिट्टी में जो उर्वरता हमने महसूस की, ऐसी उर्वरता पूरी दुनिया के किसी कोने में हमने नहीं पाई है। इसलिए इस उर्वर मिट्टी को मैं अपने देश ले जाना चाहता हूँ। कहा कि तुम कैसी उर्वरता की बात करते हो? उस सैलानी ने कहा कि भारत की मिट्टी ने जैसे वीरों को जन्म दिया है, ऐसे वीरों को जन्म देने वाली कोई धरती नहीं है। कहा कि कैसे वीर की बात करते हो? कहा कि जहां पर जीत सुनिश्चित हो उस जंग को कोई लड़ लेता है, जहां जीत की संभावना हो उस जंग को भी कोई लड़ लेता है, लेकिन एकमात्र भारत की मिट्टी है और यहाँ के ऐसे वीर हैं जहां पर हार सुनिश्चित हो, मौत सुनिश्चित हो, तब भी यहाँ के बहादुर लोग वीरता के साथ लड़ते हैं और वीरवती को प्राप्त होने में खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और भारत में किले को दुश्मनों की लाखों की फौज घेर लेती है और किले के अंदर मुट्ठी भर लोग रहते हैं। तय है कि बाहर जब निकलेंगे तो उनकी मौत सुनिश्चित है, मारे जाएंगे। तो किले के अंदर बहन बेटियां जौहर करती हैं और मुट्ठी भर लोग लाखों की भीड़ से, लाखों की सेना से लड़ने के लिए माथे में केसरिया बांधकर साटा करते।